आपके स्कूली जीवन के दरमियान और बाद में भी जिन लोगों का आप पर प्रभाव हुआ उनमें विनोबा जी का नाम बार बार आया। फिर आपने एमबीबीएस के लिए प्रवेश लिया नागपुर में। तो नागपुर के प्रवेश के बाद में आपके अनुभव बताइए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग अनुभव है। आप खादी पहनने वाले, चप्पल पहनने वाले, मेडिकल की कुछ शर्तें होती हैं, रैगिंग होता है। मैंने यूथ कॉलम चलाया इसलिए काफी ये रैगिंग वगैरह बहुत कवर किया है मैंने। तो आपको विशिष्ट ढंग से कपड़े पहनने हैं, शर्ट इन करना है, पैर में जूते ही पहनने हैं, वो भी पॉलिश किए हुए जूते चाहिए। और फर्स्ट ईयर में तो ये रैगिंग बहुत होता था। तो ये सब अनुभव हम समझना चाहते हैं आपसे, इन सब चीजों को आपने किस ढंग से टैकल किया? मेरी शिक्षा का स्थान जब बदला, हर स्थान बदलाव के साथ एक एक अग्नि परीक्षा से मुझे जाना पड़ा। एक पहले का थोड़ा जिक्र कर देता हूं, उसके बाद मेडिकल में क्या हुआ जो आपका सवाल है उस पर आता हूं। लेकिन मैं ये कह रहा था कि मैं सेवाग्राम आश्रम में जब तक नई तालीम में था तो मुझे मेरी जाति क्या है ये पता नहीं था, और आश्रम में कोई जाति का जिक्र भी नहीं करता था। जाति प्रथा में विश्वास रखना और उसका जिक्र करना ये शर्म की बात, अनैतिक बात समझी जाती थी। तो मेरे दिमाग में कभी जाति आती ही नहीं थी, आज भी नहीं आती है मुझे। वो जैसे किसी को कलर ब्लाइंड होता है, उसको कलर ही दिखाई नहीं देता है, मुझे जाति दिखाई नहीं देती है। और जब ये बाहर के स्कूल में गए, क्रडक हाई स्कूल में, तो फिजिक्स के टीचर ने पहले दिन खड़ा किया, नाम क्या है रे तेरा? तो मैंने बताया अभय बंग। तेरी जाति क्या है? दूसरा सवाल, मैं चकराया। ये सवाल मुझे आज तक किसी ने पूछा ही नहीं था। ये बड़ा आश्चर्य लगेगा आज के जमाने में, लेकिन मैं 14 साल का हुआ तो मुझे मेरी जाति पता नहीं थी। मुझे भाषाएं पता थी लेकिन जाति नहीं पता थी। तो जब आप एक एक मूल्य व्यवस्था में से, एक वातावरण में से एक दूसरी मूल्य व्यवस्था और वातावरण में पढ़ाई लेने जाते हैं तो बड़े जख्म होते हैं, बड़े जख्म उठाने पड़ते हैं। मेडिकल में गया वर्धा से नागपुर मेडिकल में। नागपुर मेडिकल उस समय ऐसा माना जाता था कि एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, बड़ा नाम था उसका, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का। हुआ ऐसे कि सौभाग्य से समझो, लेकिन मैं मेडिकल के एडमिशन में यूनिवर्सिटी में फर्स्ट था। मैंने मेडिकल के एडमिशन में टॉप किया था। तो सारे ही सीनियर विद्यार्थियों को बड़ी उत्सुकता कि ये टॉप करने वाला नंबर 1 कौन है। तो सभी कोई आके खड़ा करके सैल्यूट मारने लगाते थे। तो सैल्यूट तो ठीक है, लेकिन उनका कहना था कि खादी पहनना नहीं चलेगा। कोई ऐसा कारण तो नहीं होना चाहिए, उनको क्या लेना देना है कि मैं खादी पहनूं कि मिल का कपड़ा पहनूं। मैं उस परंपरा में पला था कि तब तक मैंने जीवन में खादी छोड़ के दूसरा वस्त्र कभी पहना नहीं था। मैं खुद सूत कताई एक जमाने में करता था, बुनाई मैंने स्कूल में की थी। तो खादी के साथ तो मेरा पूरा नीति शास्त्र, मेरा राजनीतिक विचार और मेरा नैतिक विचार खादी के साथ जुड़ा हुआ था। और यहाँ मेडिकल के पहले ही दिन सीनियर कहते हैं यहाँ खादी नहीं चलेगी। अपने आप को क्या गांधी समझते हो? तो गांधी तो नहीं समझता हूं, लेकिन खादी इस कारण से पहनता हूं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं चलेगा, मेडिकल कॉलेज में अगर पढ़ना है तो खादी नहीं पहन सकोगे। बड़ा नैतिक सवाल आया मेरे सामने कि अगर मैं मेडिकल में जाने के लिए ही मेरा मेरा खादी पे विश्वास कोई अंधविश्वास नहीं था। मैं बहुत समझता था कि खादी का अर्थशास्त्र क्या है, इसमें कैसे ग्राम स्वराज है, गरीब को रोटी है, इसमें समता है, इसमें सादगी है, और इसमें भारत के स्वतंत्रता का इतिहास जुड़ा हुआ है। तो मैं खादी कोई ना समझे से नहीं पहनता था रिचुअल के तौर पे। तो फिर ये सवाल आया कि फिर मेडिकल में जाऊं कैसे? कॉलेज में जाते तो सीनियर रैक करते। तो बहुत सोचा रात में,
और फिर ये तय किया कि मैं मेडिकल में कोई मुझे थोड़ी ना पैसा कमाना है उसके लिए आया हूँ। अगर मुझे भारत के देहातों का स्वास्थ्य सुधारना इसलिए मैं मेडिकल में आया हूँ, और पहले दिन अगर मैं मेरा जो सपना है, मेरा जो एम है, ध्येय है, उसी को तिलांजलि दूंगा तो मेडिकल की शिक्षा का करूंगा क्या? ऐसी शिक्षा तो नहीं चाहिए। मेडिकल खादी माइनस करके मैं मेडिकल की शिक्षा नहीं लेना चाहता हूं। तो मैंने तय कर लिया कि अगर ये मुझे नहीं खादी का वस्त्र पहनने देंगे तो मैं मेडिकल छोड़ दूंगा, लेकिन खादी नहीं छोड़ूंगा। तो फिर उसके बाद जाता था, वो जब सवाल पूछते थे मैं उनको एक्सप्लेन करता था, और ये मैंने उनको साफ कह दिया कि मैं कॉलेज छोड़ दूंगा लेकिन खादी नहीं छोड़ूंगा। तो पता नहीं, शायद मेरे चेहरे से वो प्रकट हुआ होगा, उनको क्या लगा कि ये जो कॉलेज में नंबर 1 लड़का है एडमिशन में, वही एडमिशन छोड़ देगा तो क्या होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन 8 दिन के बाद सीनियर ने रैगिंग करना। लेकिन हुआ ऐसे कि ये कोई पहली और अंतिम परीक्षा नहीं हुई, कि मेडिकल की पढ़ाई करते 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 बीच बीच में आपकी मूल्य व्यवस्था को हिलाकर चैलेंज करने की कोशिश फेस करनी पड़ी। और अच्छा ही हुआ कि ऐसे प्रसंग आए, क्योंकि जब आप अपनी मूल्य व्यवस्था के लिए लड़ते हैं, जीवन भर के कुछ आपको कायम स्वरूप मिल जाता है। अब थोड़ा आगे का उदाहरण देने वाला हूं। अब मेडिकल में मैं जब पढ़ रहा था, 1970-71 की बात है, बांग्लादेश का वॉर छिड़ा। पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान जो था, आज का बांग्लादेश है, उस पर हमला किया, बड़ा नरसंहार किया, और लाखों बंगाली, आज जैसा रशिया ने यूक्रेन पे किया तो हो रहा है, उस समय करीबन 1 करोड़ बांग्लादेश के लोग भारत की सीमा पार कर भारत में आके शरण ली। अब वहां तो हालत खराब, 1 करोड़ लोग अचानक आ जाएं तो स्वास्थ्य की क्या हालत होगी सोचो। तो स्वयं सेवकों की जरूरत है, मेडिकल स्वयं सेवकों की। मैं 3rd ईयर में था, मेरी 2nd MBBS की परीक्षा 15 दिन के बाद थी, और उस समय एक किसी स्वयंसेवी संस्था ने कॉल किया कि बांग्ला की बॉर्डर पे जरूरत है मेडिकल वॉलंटियर्स की, कौन आना चाहता है अपना नाम दर्ज करे। मेरे सामने बड़ा पेशो पेश 2nd MBBS की परीक्षा 15 दिन पे आई है, लेकिन फिर से यही सवाल मेरे मन में आया कि परीक्षा तो हर 6 माह में आ जाएगी भैया, बांग्लादेश का वॉर कोई हर 6 माह से नहीं आएगा, और 1 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य की जरूरत है, और तू उस समय परीक्षा देते बैठेगा तो वो असली परीक्षा तो वहां पे होने वाली है। तो इसलिए मैंने अपना नाम वॉलंटियर के लिए दर्ज कर दिया कि परीक्षा आगे देखेंगे, आगे अपीयर होऊंगा। मेडिकल जो भी कुछ अधूरा सा ज्ञान मिला है उसके तुरंत इस्तेमाल करने की जरूरत है, वहां जाएंगे। अब ये तो किया, लेकिन हुआ ऐसे कि उसमें वहां जाने के लिए, बॉर्डर पे जाने के लिए सरकार की परमिशन लगती थी। वो परमिशन निकलने में काफी समय गया हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, तब तक मेरी परीक्षा का दिन आ गया। अब मैं तो बांग्लादेश बॉर्डर पे जा रहा हूं, इसलिए पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दी थी, और परीक्षा का दिन आ गया, अभी भी मैं नागपुर में ही हूं। तो फिर क्या करूं, तो गया, परीक्षा भी दे दी, परीक्षा हो गई। उसके बाद बांग्लादेश के बॉर्डर पे गया, 2 माह वहां काम किया। अब आश्चर्य देखो कि जब लौटा तो मैं सोच रहा था फेल तो नहीं हो जाऊंगा, कुछ पढ़ाई की नहीं थी। रिजल्ट लगा, रिजल्ट देखने गया तो मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट था, और उस समय पैथोलॉजी नाम का विषय था, उसमें 20 सालों से डिस्टिंक्शन नहीं मिली थी, वो मुझे डिस्टिंक्शन मिली थी। अब मैं लौट के पीछे मुड़ के सोचता हूं, मैं जानता हूं कि मेरी पढ़ाई कोई बहुत अच्छी नहीं हुई थी, मुझे समाधान कम से कम नहीं था, मैं तो वहां पे जाने वाला था। लेकिन ऐसे जब नैतिक परीक्षाएं आपकी होती हैं, और मेरे समझ में जो भी सही था वो करने का मैंने तय किया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई और सहारा आपको मिलता है। सहारा मैं कोई अंधविश्वास का नाम नहीं देना चाहता हूं, लेकिन या तो आपकी अंदरूनी ऊर्जा पूरी तरह से प्रकट हो जाती है, या तो आपको जो नैतिक ऊर्जा मिलती है वो आपको मदद देती है, जो भी कुछ होता होगा।
लेकिन मेरा अनुभव बार बार है कि नैतिक परीक्षा में अगर आप अग्नि परीक्षा में खरे उतरते हो तो ये जो बाहरी करियर वरियर की जो होती हैं परीक्षाएं, ये तो अपने आप ठीक हो जाती हैं। एमबीबीएस में आखिर फाइनल एमबीबीएस में भी मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट था। तो एक मर्क नाम की कंपनी, उस समय मेडिकल कंपनी थी, उनका रिप्रेजेंटेटिव मुझे मिलने आया, डिविजनल मैनेजर। उसने कहा हम आपको एक गोल्ड मेडल देना चाहते हैं, मर्क गोल्ड मेडल। जो मेडिकल में फर्स्ट आता है उसको हम मर्क गोल्ड मेडल देते हैं, हम आपको गोल्ड मेडल देना चाहते हैं। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मैं मर्क कंपनी के हाथों नहीं लूंगा। मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूं और अगर मैं मर्क कंपनी का गोल्ड मेडल लूंगा तो मैं तो आपका गुलाम हो गया, आपका उपकृत हो गया। तो मैं दवाइयां आपकी ही लिखूंगा, ऐसा थोड़ी ना मैं बॉन्डेड बनना चाहता हूं। तो आप गोल्ड मेडल को यूनिवर्सिटी को लगाइए, यूनिवर्सिटी मुझे देगी तो देगी, कंपनी से मैं गोल्ड मेडल नहीं लूंगा। तो वो डिविजनल मैनेजर इतना चकित, उसने कहा भैया ऐसा तो आज तक नहीं देखा, गोल्ड मेडल हम देने जा रहे हैं और तुम उसको इनकार कर रहे हो। तो उसने एफिडेविट मुझसे लिखवा लिया कि गोल्ड मेडल मुझे ऑफर किया गया है लेकिन मैं नहीं ले रहा हूं, मैं इसको इनकार कर रहा हूं। अब ये मेडिकल में मेडिकल स्किल्स नॉलेज तो मिल ही रहा था, बहुत अच्छा मिला मुझे, बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक मिले, लेकिन इस मेडिकल नॉलेज और स्किल का आगे जो इस्तेमाल आप करते हैं उसके लिए आपका चारित्र और नैतिक आधार बनना चाहिए, वो ऐसे प्रसंगों से बनते गया। मेडिकल के वातावरण में वैसे कोई बहुत नैतिकता दुर्भाग्य से थी नहीं, वो नैतिक दूर से न्यूट्रल वातावरण था, या कभी तो नैतिकता की खिल्ली उड़ाने का वातावरण था। इसलिए ऐसे कई चैलेंजेस हर बार आते रहते थे। एक टीचर थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि देखो हमारी जाति का और मेरी जो भी जाति मानी जाती है, उन्होंने कहा कि इस जाति का हम विद्यार्थियों का संगठन बना रहे हैं, तो तुम बड़े होशियार विद्यार्थी माने जाते हो तो तुम इस संगठन में शामिल हो। मैंने कहा मैं जाति प्रथा में मानता नहीं हूं, तो जाति के आधार पर किसी संगठन में शामिल नहीं होऊंगा। तो उन्होंने मुझे थ्रेटन किया, देखो मैं प्रोफेसर रहने वाला हूं परीक्षा के समय, अगर जाति के हमारे ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं होंगे तो तुमको गोल्ड मेडल नहीं मिलने दूंगा। सही, आपके विषय में मुझे नहीं गोल्ड मेडल मिलेगा, नहीं मिला मुझे उस विषय में, मुझे आगे गोल्ड मेडल नहीं मिला, लेकिन उस संगठन में मैं शामिल नहीं हुआ। तो एक और टेक्निकल नॉलेज और स्किल आप मिलाते हैं, लेकिन इस टेक्निकल नॉलेज स्किल को जिस आधार पे इस्तेमाल करना है वो नैतिकता की शिक्षा कभी तो आपको बचपन में अपने इर्द गिर्द से मिलती है, लेकिन बाद में तो आप जो हार्ड चॉइसेस करते हैं उन चॉइसेस में से आपकी नैतिकता बनती है। आपको एमबीबीएस में 3 गोल्ड मेडल मिले, कौन कौन से विषय में मिले? और दूसरा महत्व का आपने कहा कि आप बांग्लादेश बॉर्डर पर गए, वो कब गए थे, युद्ध के बाद कि युद्ध के पहले, और उसके अनुभव और उसका आप पर हुआ परिणाम? मुझे गोल्ड मेडल जो मिले थे मेडिकल इसमें एजुकेशन में, पैथोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी में गोल्ड मेडल था, प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन में था, और मैं ओवरऑल सेकंड एमबीबीएस में फर्स्ट था और फाइनल एमबीबीएस में फर्स्ट था। इनके गोल्ड मेडल्स थे। सच कहूं श्याम तुमको तो उस समय भी और आज भी गोल्ड मेडल के लिए मैंने कभी कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उसमें मुझे कोई दिलचस्पी लगती नहीं थी। अब पूछा है सवाल तुमने, इसलिए जिक्र करूं कि गोल्ड मेडल जिस कन्वोकेशन में दिए गए उस कन्वोकेशन पर भी हमने बहिष्कार किया था, तो मैंने कन्वोकेशन में जाके गोल्ड मेडल लिए नहीं, बाद में यूनिवर्सिटी ने मुझे पहुंचाए। इसलिए क्यों कि बहिष्कार शिक्षा में, किया? वही बता रहा हूं कि शिक्षा में क्रांति होनी चाहिए, ऐसे उस समय हमारा नारा था। जयप्रकाश जी के नेतृत्व में तरुण शांति सेना नाम के संगठन था युवाओं का, और शिक्षा व्यवस्था बदलनी चाहिए। तो शिक्षा व्यवस्था बदलनी चाहिए, तो ये मांग हमारी प्रकट करने के लिए और आज की शिक्षा का निषेध करने के लिए कन्वोकेशन के बाहर हमने प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन किया। अगर मैं कन्वोकेशन के बाहर प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन करता हूं तो अंदर जाके गोल्ड मेडल कैसे ले सकता हूं? हिपोक्रेसी होगी। तो इसलिए मैं कन्वोकेशन में गया नहीं। तो ये इसलिए जिक्र किया है कि गोल्ड मेडल तो आते हैं जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सेकंड एमबीबीएस की मेरी परीक्षा होने वाली थी, ये 1971 की बात है, और 1971 मार्च में ये घमासान युद्ध शुरू हुआ था। पाकिस्तान ने, उनके वहां की मिलिट्री ने ईस्ट पाकिस्तान उस समय जो था, बाद में बांग्लादेश बना, उस पर
हमला किया, सेना का बर्बर तानाशाही की, हजारों लोगों को मारा। उस समय ये रिफ्यूजी इधर आए बॉर्डर क्रॉस करके। अब बंगाल में वैसे ही पानी, बारिश ज्यादा होती है, पानी बहुत, तो लेकिन हर रोज कीचड़, तो डायरिया के एपिडेमिक होने लगे, फीवर के, मलेरिया के एपिडेमिक होने लगे। तो इसलिए वहां पे बड़े बड़े कैंप्स लगे। एक कैंप में कुछ बिहार जिले में सीतालकुची नाम का एक गांव था, बॉर्डर पे, बांग्लादेश के बॉर्डर पे। तो हमारी नागपुर की जो वॉलंटियर्स की टीम थी, वो सीतालकुची में रह के वहां 50,000 शरणार्थियों को या रेफ्यूजीज को हम मेडिकल केयर देते थे। मुझमें इसका परिणाम क्या हुआ? एक परिणाम तो ये हुआ, बड़े पैमाने पे जब लोगों के स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं, उससे कैसे लड़ा जाता है। हम जब क्लिनिक में बैठते हैं डॉक्टर के तौर पे, तो एक एक पेशेंट को देखते हैं। यहां तो 50,000 लोग आपके पेशेंट हैं, तो ऐसी स्थिति में कैसी व्यवस्था खड़ी करें, कैसा प्रोग्राम करें? तो पानी का क्लोरीनेशन करो, लोग जगह जगह टट्टी कर रहे हैं, उस पर ब्लीचिंग पाउडर डालो, संडास लगाओ, डायरिया हो रहा है तो उसके लिए इलाज करो। ऐसे बड़े पैमाने पे हमने वॉलंटियर, मेडिकल वॉलंटियर उन रेफ्यूजीज में से पैदा किए और उनका ट्रेनिंग किया और उस कैंप में स्वास्थ्य की व्यवस्था की। तो सीखा कि ऐसे स्वास्थ्य के बड़े चैलेंज को कैसे उससे लड़ा जाता है। लेकिन साथ में ये भी सीखा, क्योंकि उस समय जो मुक्ति वाहिनी थी, बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़ते थे, तो वो नौजवान बॉर्डर क्रॉस करके भारत की सीमा में आ जाते थे। तो दिन भर तो हम मेडिकल काम करते थे और रात को मुक्ति वाहिनी के सैनिकों के साथ गप्पे लड़ती थी, गाने गाया करते थे। वो बंगाल के गीत गाते थे स्वतंत्रता के, हम जो भी मराठी हिंदी गीत जानते थे वो गाते थे। तो एक स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाला युवाओं का दल और दूसरा मदद करने वाला वॉलंटियर का दल, इनकी जो रात में, हर रात में हमारी इंटरेक्शन होती थी और रात को 1-1, 2-2 बजे तक गप्पे होती थी। तो युवा को एक सपना चाहिए, बिना सपने के जिंदगी बिल्कुल बेकार हो जाती है। ताकत न कोई मजा। तो ये सपना कहां से मिलता है? ये सपना जो है वो ऐसे कुछ ऊंचे, मेरे हर रोज की जो दौड़ धूप है उससे बहुत ऊंचा, ऐसा मुझे कोई सामाजिक, राजकीय या नैतिक या बड़ा सपना चाहिए। वैसा एक सपना मिलने में मुझे मदद हुई। ये भी मदद हुई कि जरूरत पड़े तो अपनी जान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई बार हम बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश में भी जाते थे वहां मदद करने के लिए। खतरा तो था, लेते थे। वो उम्र ऐसी थी कि खतरा लेने में बड़ा आनंद भी आता था, एडवेंचर लगता था। तो किसी देश के स्वतंत्रता आंदोलन में आप उनको मदद कर रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं, उसमें खतरा भी ले रहे हैं, ये बड़ा रोमांचकारी अनुभव था। तो सपना मिलता है, रोमांच मिलता है, साहस मिलता है, और बड़े पैमाने पे किसी समस्या से कैसे जूझा जाता है इसका प्रत्यक्ष काम करने का ट्रेनिंग में मिलता है। ये सब चीजें उस 2 माह वहां जो मैंने काम किया, शाम तुमने भी किया है उस जमाने में उन बंगाल की और जगह की बॉर्डर पे, लेकिन तुम भी कई लंबा समय वहां रहे थे। तो युवा अवस्था में ऐसा कोई सपना मिल जाना, ऐसा कोई बड़ा चैलेंज मिल जाना, ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। तो हमको मिला, तो उसी से मुझे लगता है कि जो कुछ हम आगे बनते हैं वो उसमें से बनते हैं। मैंने जैसे कहा कि वहां से मैं लौटा तो सोच तो ये रहा था कि परीक्षा में मैं फेल होने वाला हूं, तो मुझे आज तक आश्चर्य है कि मैं कहां से यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आ गया। तो शायद ये भी चूंकि समाज के लिए कुछ किया, तो जाने अनजाने समाज ने भी कुछ दे दिया। उसके बाद में आपका एमडी तक का सफर, बीच में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, इमरजेंसी और आपका एमडी, ये सब साथ में चला है। तो मेरा उसके पहला तो सवाल ये था कि एमडी के लिए आपने मेडिसिन क्यों चुना?
मैं जैसे मैंने कहा कि मेडिकल में गया ही इसीलिए कि देहातों का स्वास्थ्य सुधारना है। इससे तो कई दूसरे विषय चैलेंजिंग लग सकते हैं। मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं समझो आगे किसी देहात में या किसी ग्रामीण इलाके में काम करता हूं और कोई साथी मेरे साथ नहीं है, तो एक कौन सा विषय है पूरे मेडिकल साइंस में जो अलग अलग विषय हैं, तो मैं अगर एक विषय में तज्ञ बनना चाहता हूं तो ऐसा कौन सा विषय है जो मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प करने में काम आएगा। तो एक मायने में मैं स्पेशलाइजेशन नहीं खोज रहा था, मैं एक्चुअली एंटी स्पेशलाइजेशन खोज रहा था कि जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम आए, जो ज्यादा से ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है उसका मुझे एक्सपर्ट बनना है। इसलिए मैंने मेडिसिन चुना। वैसे भी मेडिसिन इंटेलेक्चुअली बहुत चैलेंजिंग विषय है, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, लेकिन प्रमुख कारण मेरा ये था। लेकिन उसमें भी मुझे एक ये बात थी कि भारत में बच्चों की संख्या बहुत है और उस समय तो भारत का बर्थ रेट काफी ज्यादा था, तो भारत की जनसंख्या में बड़े पैमाने पे बच्चे थे। बच्चों की बीमारियां कुछ अलग होती हैं, बच्चों को इलाज करना ये औसतन डॉक्टर को जरा मुश्किल जाता है। इसलिए मैं मेडिसिन में तो एमडी कर रहा था, लेकिन मुझे चाइल्ड हेल्थ का भी अनुभव चाहिए था, कुछ तो मुझे उसकी औकात होनी चाहिए। इसलिए मैंने 6 माह चाइल्ड हेल्थ में पीडियाट्रिक्स में काम किया और फिर बाद में मेडिसिन में एमडी करने के लिए चंडीगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और रिसर्च है, पीजीआई। भारत के उस समय वो मेडिसिन के ट्रेनिंग के लिए सबसे सर्वोत्कृष्ट संस्था मानी जाती थी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जैसे है एम्स दिल्ली की, तो पीजीआई मेडिसिन के बारे में तो एम्स से भी ज्यादा बेहतर मानी जाती थी। वो एम्स भारत में क्या थी, पूरा वातावरण ही अमेरिका का था। सारे प्रोफेसर भारत के अमेरिका जाके ट्रेनिंग लेके आते थे। मेडिकल ट्रेनिंग की पढ़ाई की गुणवत्ता बहुत ऊंची थी। भारत के बेस्ट स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे के वहां आते थे और सिर्फ एमडी था वहां पे, एमबीबीएस था ही नहीं। एमडी के लिए सिर्फ वो इंस्टीट्यूट चलती थी, तो स्तर बहुत ऊंचा था। विद्यार्थी पूरे भारत के बेस्ट विद्यार्थी वहां आते थे। प्रोफेसर सारे बहुत ऊंची पढ़ाई लेके अमेरिका से लौटे हुए थे, तो शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था। लेकिन मुझे एक बड़ी दिक्कत, वहां गया तो मैं एमडी करने के लिए, इसलिए कि अगर मेडिसिन में सीखना ही है तो भारत के बेस्ट इंस्टीट्यूट में सीखूं, इसलिए पीजीआई गया। लेकिन 6 माह में मुझे 2 चीजें हुई। एक तो ये कि इधर जयप्रकाश नारायण का बिहार में आंदोलन चल रहा है। मेरे माँ, पिताजी, भाई, भाभी और मेरा पूरा जो परिवेश था, सर्वोदय का समाज था, सर्वसा संघ था, वो सभी बिहार में संपूर्ण क्रांति आंदोलन के लिए लड़ रहे हैं। मैं राजनीतिक विश्वास ये करता था कि वो आंदोलन सही है, लेकिन मैं यहाँ पीजीआई में काम करना हूं, तो अंदर से बड़ी कचोट होती थी, खींचातान होती थी कि मैं क्या कर रहा हूं। वहां तो एक फ्रंट खुली है जिसमें से संपूर्ण क्रांति होने वाली है, लेकिन मुझे स्वास्थ्य सुधारना है देहातों का, इसलिए मैं यहाँ पढ़ रहा हूं, तो बड़ी बड़ी खींचातान होती थी। लेकिन उसमें और एक प्रॉब्लम ये हुआ कि पीजीआई इतनी अपेक्स इंस्टीट्यूट थी कि वहां सब रेयर बीमारियां आती थी, हाई टेक्नोलॉजी से उनका निदान होता था। वहां जो एमडी करता था वो अक्सर ये पाता था कि मैं भारत में काम ही नहीं कर सकता हूं, क्योंकि पीजीआई जैसी सुविधाएं भारत में और कहीं काम करने के लिए थी ही नहीं। और वहां के 98% एमडी, ये ऑफिशियल फिगर है पीजीआई की उस समय की, कि वहां के 98% एमडी 6 माह के भीतर अमेरिका माइग्रेट हो जाते थे। तो वहां काम करते करते मैंने सोचा कि भैया यहाँ काम करेगा तो ये तो पीजीआई तो तुझे भारत में रहने नहीं देगा, ये तो तुझे ऐसे ट्रेन करेगा, ऐसे कंडीशन करेगा कि तेरा सपना अपना सब रह जाएगा बाजू में और तू सपने देखने लगेगा अमेरिका में जाके बसने का, क्योंकि हर कोई कर रहा है, तो आदमी अपने परिवेश से कोई इम्यून तो नहीं रह सकता है। और यहाँ जो पढ़ाई हो रही है ये देहातों की जो बीमारियां हैं और वहां प्रॉब्लम है उसके किसी काम की नहीं, रेयर बीमारियों का रेयर ढंग से इलाज करते हैं और अमेरिका में जाने की तैयारी करते हैं। अब मेरा तो रास्ता उल्टा था, मुझे भारत के देहातों में जाना था, तो इसलिए मैंने तय किया कि ये पीजीआई में आगे नहीं पढ़ूंगा। अब खुद के लिए भी बड़ा निराशा करने वाला निर्णय था कि बड़े सपने लेके वहां आया था, अपना कॉलेज छोड़ दिया था
और लेकिन ऐसे पाया कि यहां पढ़ूंगा तो भारत में रहूंगा ही नहीं। गांधी जी ने पिताजी को कहा था कि भारत के देहातों में जाओ अमेरिका की बजाय, और ये पीजीआई तो मुझे अमेरिका दिलाने के पासपोर्ट वीसा देने वाला है। तो काफी सोच के मैंने एक दिन तय किया कि मैं आगे पीजीआई में नहीं पढ़ूंगा, एमडी छोड़ दूंगा। अब ये अपने आप में पीजीआई में एडमिशन मिलना ही उस समय भी आज भी बहुत मुश्किल चीज थी। मेरे एक प्रोफेसर ने ये कहा कि देखो, सब लोग तो ये सोचेंगे कि अब एमडी सिलेक्शन की परीक्षा है, उसमें तुम घबरा गए, एस्केप कर रहे हो। ये जूनियर रेसिडेंसी में था मैं, उसके बाद एमडी के सिलेक्शन होता था, ऑल इंडिया सिलेक्शन होता था। तो तुम तो एस्केप कर रहे हो, इसलिए बहाना ढूंढ रहे हो कि ये भारत का वगैरह वगैरह। हिम्मत है तो अपियर हो एमडी सिलेक्शन को, सिलेक्शन हो जाए तो फिर बाद में जो करना है करना, तो तुम्हारी इज्जत रहेगी, नहीं तो लोग भगोड़ा कहेंगे। बात तो सही थी उनकी। तो ऑल इंडिया वहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती थी, उसमें अपियर हुआ। अब मुझे करना तो नहीं था एमडी, तो कोई बहुत पढ़ाई वढ़ाई की प्रेरणा नहीं थी, लेकिन अब इन्होंने कहा कि ये इज्जत का सवाल है, भगोड़ा नहीं, लेबल लगना है तो परीक्षा में तो पास हो जाओ। तो अपियर हुआ परीक्षा में। जैसे मैंने तुमको पहले भी कहा कि ये मुझ पे क्या कहूं, लेकिन जो भी मैं परीक्षा देता हूं उसमें मैं फर्स्ट ही आ जाता हूं, मैं चाहूं ना चाहूं। तो पीजीआई में मैं ऑल इंडिया कंपटीशन में फर्स्ट आया। इतना ही नहीं, मुझे मेरा जो स्कोर रहा वो पीजीआई की हिस्ट्री का रिकॉर्ड स्कोर था। ये मुझे बड़ा आश्चर्य मुझे लगता है कि ये क्यों हो जाता है और कैसे हो जाता है, हो गया। तो पीजीआई में बड़ी हलचल मची कि ये फर्स्ट आया लड़का और ये कहता है पीजीआई में नहीं पढ़ूंगा, छोड़ के जाऊंगा। तो पूरी स्टाफ काउंसिल की मीटिंग हुई, भैया तुम हमारे मुंह पे क्यों तमाचा मार रहे हो, यहाँ फर्स्ट आए हो और छोड़ के जा रहे हो। तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे तो अमेरिका के लिए ट्रेन कर रहे हैं, भारत के देहातों के लिए आप ट्रेन ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पढ़ूंगा तो मेरे लिए तो एक ही रास्ता रह जाएगा, मेरा जो सपना है वो मुझे छोड़ना नहीं है। इसलिए मैंने पीजीआई छोड़ा। 6 माह जाके एक आदिवासी इलाके में रहा। मेरे सामने सवाल ये था कि मैं बड़े बड़े सपने देखता हूं, कर सकूंगा कि वास्तव से जब पाला पड़ेगा तो फिर पैर डगमगा जाएंगे। तो पीजीआई तो छोड़ दिया था, लेकिन 6 माह जाके एक आदिवासी इलाके में रहा। मिर्जापुर जिला था, वहां पे आदिवासी इलाके में रहा, वहां रह के काम किया। और मुझे पूरा हाँ, मुझे भारत के देहातों के लिए ही काम करना है। उसके लिए जो जो आवश्यक है वो मैं शिक्षा प्राप्त करूंगा। ये मैं एक सोच ही रहा था, तो अभी इमरजेंसी लग गई। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की। अब इतिहास तो सभी जानते हैं, बड़ा विस्तार से जिक्र नहीं करूंगा। 26 जून 1975 को इमरजेंसी डिक्लेयर हुई। जयप्रकाश नारायण से लेके देश के शीर्षस्थ सभी नेताओं को जेल में डाला गया। सरसा संघ और संपूर्ण क्रांति आंदोलन में जो भी कार्यकर्ता थे सभी जेल में गए। हमारे माँ पिताजी भी जेल में मीसा में पकड़े गए, 19 माह जेल में रहे। पूरा पूरा आंदोलन अचानक दब सा गया। क्या करें? मैं अपने आप को देहातों में जाने के लिए तैयार कर रहा हूं, और देहातों में उस समाज को बदलने के लिए जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन है उसी को दबा दिया गया। उस समय और कुछ करने जैसा भी नहीं था। सभी जगह लोग शांत हो गए थे डर के मारे, इमरजेंसी के मारे। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि अभी तो कोई न संपूर्ण क्रांति कर सकते हैं न राजनीतिक क्रांति कर सकते हैं, कम से कम पढ़ाई तो पूरी कर लें। लंबा जो सपना है कि भारत के देहातों का स्वास्थ्य सुधरना है, तो उसके लिए जो खुदाई करनी है, हल चलाना है, वो तैयार अभी कर लें। इसलिए मैंने 19 माह में और कुछ नहीं तो एमडी कर डाला। और उस समय नागपुर में मैंने एमडी किया, और 77 में एमडी किया। और उसी समय रानी के साथ मेरी शादी भी तय हुई और हम दोनों नागपुर से वर्धा आए।